हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो समझते हैं केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। देखिए, ये केमिकल काइनेटिक्स दो वर्ड से मिलने से बना है। फर्स्ट इज़ केमिकल एंड द अदर वन इज़ काइनेटिक्स। अभी केमिकल क्या है, तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में केमिकल का मतलब होता है रिएक्शन, यानी हम लोग रिएक्शन के बारे में एक तरह से पढ़ेंगे। जब हम लोग केमिकल की बात करें मतलब रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और काइनेटिक्स क्या होता है, तो ये स्पीड को रेफ़र करता है। जैसे काइनेमेटिक्स फिजिक्स का ब्रांच है जो स्पीड को बताता है, स्पीड के बारे में, मोशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये काइनेटिक्स जो है यहाँ पर ये स्पीड को रेफ़र करता है। और स्पीड का मतलब लिटरली स्पीड नहीं कि कोई रिएक्शन जो है या कोई सब्सटेंस जो है जिसका रिएक्शन कराए तो वो एक जगह से निकल के दूसरे जगह चला गया, नहीं। स्पीड का मतलब हुआ कि उसके कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है समय के साथ, उसको हम लोग रेफ़र करेंगे। तो स्पीड से ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर हो सकता है, दैट इज़ रेट। तो कुल मिलाकर के हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। और साथ ही साथ वैसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कंसंट्रेशन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करेगा। जैसे प्रेशर है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करेगा। कैटलिस्ट है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करेगा। और टेम्परेचर है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करेगा। तो वैसे फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं और साथ ही साथ रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ते हैं, तो यही केमिकल काइनेटिक्स है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, यही है केमिकल काइनेटिक्स। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन? ये रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो देखिए, इसको समझने के लिए एक हम लोग सिंपल सा रिएक्शन लिख लेते हैं। जैसे एक रिएक्शन है A + B और ये मिल करके एक बना दिया C + D। अब इसमें जो A + B है ये रिएक्टेंट है। इस साइड को जो हम लोग लिखते हैं एरो के इस साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और इसके अपोजिट साइड, दैट मीन्स राइट साइड में जो लिखते हैं वो बनता है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन में जो रिएक्शन करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और किसी केमिकल रिएक्शन में जो ऑब्टेंड होते हैं उनको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर रिएक्शन कर रहा है तो वो तो खर्च ही होगा, यानी रिएक्टेंट का कंजम्पशन होता है। और ये तो बन रहा है, प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहा है, तो इसका दैट मीन्स फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, जबकि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है। लेकिन इसके कंजम्पशन होने और इसके फॉर्मेशन होने में समय भी लगता होगा। तो समय के साथ इसका कितना कंजम्पशन हो रहा है उसका रेट, और समय के साथ कितना फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट का, उसका रेट निकालना, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक डेफिनेशन कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट हो, ए हो या बी हो, ऑफ एनी रिएक्टेंट और एनी प्रोडक्ट और एनी प्रोडक्ट with respect to time is called rate of reaction। इसी को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो हम लोगों ने सेंटेंस लिखा है उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लें तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ कंसंट्रेशन में चेंज होना। तो कंसंट्रेशन में चेंज कैसे निकालते हैं? जैसे वेलोसिटी में चेंज होना कैसे निकालते हैं? तो फाइनल वेलोसिटी क्या है माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसी से निकलता है कैसे वेलोसिटी में चेंज हुआ। तो रेट में क्या चेंज हो रहा है किसी कंसंट्रेशन के कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है, उसका रेट कैसे निकालेंगे? तो उसका रेट निकालेंगे उसके फाइनल कंसंट्रेशन
माइनस उनका इनिशियल कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय उसके लिए उस कंसंट्रेशन को चेंज होने में जो टाइम लगा है दैट इज टाइम टेकन। अब कंसंट्रेशन का चेंज जो है क्या हुआ और उसके लिए टाइम कितना लगा, इसी को हम लोग लिखते हैं, तो इसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से एक यूनिट भी हम लोग निकाल सकते हैं, सपोज करो कि उसका कंसंट्रेशन आप जानते हैं कैपिटल ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो कंसंट्रेशन अगर निकाल रहे हैं किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, तो उसका चेंज इन कंसंट्रेशन को डेल्टा के साइन से लिखेंगे। इसी तरह से टाइम में जो चेंज हुआ उसको डेल्टा के साइन से लिख देते हैं। तो डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन किसी का भी, चाहे वो रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो, किसी का भी चेंज इन कंसंट्रेशन, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका यूनिट अगर हम लोग देखना चाहें तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और टाइम के लिए जो यूनिट होता है दैट इज सेकेंड। तो इसका यूनिट बन के क्या आ जाएगा, तो इसका यूनिट बन के आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, मोल पर लीटर को हम लोग मोलर भी बोलते हैं, तो मोलर पर सेकेंड भी इसके लिए यूनिट हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए, आ गई बात यहाँ तक समझ में। अब जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग अगर समझना चाहें तो ये ए के लिए अलग रेट ऑफ रिएक्शन होगा, बी के लिए अलग होगा, सी के लिए अलग होगा, डी के लिए अलग होगा। उसको लिखेंगे कैसे, तो थोड़ा उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये रिएक्शन लिखा हुआ है ए प्लस बी बन रहा है सी प्लस डी, तो अगर हम लोग निकालना चाहे यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए दैट इज आर ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो हम लोग बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल और डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसके लिए टाइम क्या चेंज हुआ, तो इसको अगर हम लोग फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगा डेल्टा ए और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और इसके आगे साइन लगाते हैं माइनस का। क्यों लगाते हैं भी आपको हम समझाते हैं। इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी जो है इसको हम लोग लिखेंगे माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी लिखना है तो हम लोग लिखेंगे माइनस डेल्टा सी, सॉरी माइनस नहीं लिखेंगे यहाँ पर, और डेल्टा टी। और इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी लिखना है तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। अब मैंने बताया आपको कि यहाँ माइनस का साइन हम लोगों ने लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, ऐसा क्यों, तो देखिए टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंजम्पशन होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो कंजम्पशन यानी ये खर्च हो रहा है, तो जो चीज़ खर्च हो रहा होगा उसका फाइनल कंसंट्रेशन तो कम होगा और इनिशियल ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे दैट मीन्स कम में से ज़्यादा को घटा रहे हैं, तो वैल्यू तो निगेटिव ही आना है, तो वो वैल्यू निगेटिव है। लेकिन एक चीज़ और है कि रेट ऑफ रिएक्शन को कभी भी हम लोग माइनस में या किसी भी स्पीड को हम लोग निगेटिव में नहीं शो करते हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि -20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई चीज़ चल रही हो, तो वो माइनस नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ एक माइनस मेंशन कर देते ताकि वो निगेटिव वैल्यू और ये निगेटिव वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। तो रिएक्टेंट का वैल्यू इसीलिए माइनस में है। अब प्रोडक्ट का माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट तो टाइम के साथ बन रहा है, शुरुआत में तो प्रोडक्ट था ही नहीं, रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ तो प्रोडक्ट बना, तो उसका फाइनल कंसंट्रेशन का कुछ वैल्यू होगा लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन तो जीरो होगा। तो कोई वैल्यू फाइनल कंसंट्रेशन बड़ा है और उसमें से इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ है ही नहीं, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही आना है। इसलिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो हम लोग लिखते हैं रेट, वो पॉजिटिव वैल्यू में लिखते हैं। ये समझ गए। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से ए के टर्म में, बी के टर्म में, सी के टर्म में और डी के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब है ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है कितने तरह के होते हैं जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, तो थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है दो तरह का पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में। फर्स्ट वन इज एवरेज रेट,
एवरेज रेट पढ़ना है, और दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। देखिए, सपोज करें हम लोग कोई जर्नी कर रहे हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट किए एक स्टेशन से, और अगले स्टेशन तक हमको जाना है, और उनके बीच का डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक जर्नी को करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए और हमारा स्पीड हमको निकालना है कि मेरे जर्नी का क्या स्पीड था। तो सपोज करिए कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में आपको जो है 2 घंटे का टाइम लगा, तो आपका स्पीड क्या निकल के आएगा, तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने और 2 आवर का टाइम लगा, तो 50/2 डिवाइड कर देंगे, 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है कि ड्यूरिंग थ्रू आउट द जर्नी जिस व्हीकल से आप जा रहे हैं उसका स्पीड हमेशा 25 किलोमीटर पर आवर ही हो सकता है कभी कम भी होगा, हो सकता है कभी ज़्यादा भी होगा। तो ये जो जर्नी का आप स्पीड निकाले हैं उस स्पीड को बोलते हैं एवरेज स्पीड। इसी तरह से किसी रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन टोटल चेंज होता है, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, उसके लिए कितना टाइम लगा, वैसे जब रेट निकालेंगे दैट इज़ कॉल्ड एवरेज रेट। और इसी जर्नी को फिर से मेजर करते हैं। जैसे 50 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना है, तो सपोज करिए आपने 1 मिनट के बाद टाइम देखा, 1 मिनट के बाद आपने जाकर के चेक किया कि स्पीड क्या है हमारे व्हीकल का, फिर 2 मिनट के बाद चेक किया, फिर 3 मिनट के बाद चेक किया। मतलब एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पर जब आप अपना स्पीड मेजर करते जा रहे हैं, तो दैट ही या स्पीड को या रेट को मेजर करते जा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, या फिर यहाँ पर बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। तो एवरेज रेट जो है वो बड़े से वैल्यू के लिए निकाला जाता है, और इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो छोटे छोटे वैल्यू के लिए, छोटे छोटे टाइम गैप के लिए मेजर किया जाता है। तो हम लोग रिएक्शन के साथ क्या है कि कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिसको कंप्लीट होने में बहुत लंबा समय लग जाता है, तो उसका फाइनल कंसंट्रेशन में क्या चेंज हुआ है उसको निकालने के लिए बहुत लॉन्ग टाइम चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम का डिके होना है, अब इसको लाखों साल लगेगा, तो रिएक्शन लाखों साल में जब तक कंप्लीट होगा तो हम लोग को फाइनल टाइम तो बाद में पता चलेगा, तो उसको निकालने के लिए हम लोग एवरेज रेट यूज करेंगे। अब जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन का में कंसंट्रेशन में चेंज होने में, अब रस्टिंग लंबा प्रोसेस है, इसके होने में लंबा समय लगता है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग एवरेज रेट इस सब का यूज करेंगे। लेकिन वैसे रेट जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर किए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ज़्यादा एक्यूरेट जो है ये इंस्टेंटेनियस रेट होता है। अब ये छोटे छोटे टाइम गैप में यूज होते हैं, छोटे छोटे टाइम इंटरवल के लिए यूज करते हैं इसको। तो इंस्टेंटेनियस रेट यानी कि डिफरेंशियल वैल्यू पर मेजर किया जाता है। आपने पढ़ा है, मैथ वाले तो आसानी से समझ जाएंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जिनका बायो स्ट्रीम है उनके लिए भी टफ नहीं है, थोड़ा थोड़ा 1-2 को सिंपल सा फॉर्मूला है जिसका यूज हम लोग करेंगे, और वहाँ आप यहीं पर सीख जाएंगे उसको। तो इंस्टेंटेनियस रेट मतलब हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, और एवरेज रेट जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले इंस्टेंटेनियस रेट को ही समझ लेते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस रेट जो है इसको हम लोग कैसे मेज़र करेंगे अलग अलग रिएक्शन के लिए। अब ये रिएक्शन लिखा हुआ है ABCD ऐसे करके लिखा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग को निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A, और इसको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है इसका, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A, तो इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूले में हम लोग लिमिट टर्म का यूज करते हैं, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0। अभी मैंने बताया कि टाइम गैप बहुत कम रखना है, तो डेल्टा T को टेंस टू 0, लगभग 0 के बराबर है, बहुत छोटा सा टाइम गैप है। और इसके लिए हम लोगों ने अगर लिखा A का कंसंट्रेशन में चेंज क्या हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, अभी हम लोगों ने लिखा था क्या, माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस DA बाई DT। इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ B कौन सा, तो इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B बाय डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस DB बाई DT। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसके लिए लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 और डेल्टा C बाय डेल्टा T
इज इक्वल टू dc/dt, dc/dt। और इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ d इंस्टेंटेनियस रेट है इसका, तो इसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, तो लिखेंगे लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 और dd डेल्टा d बाई डेल्टा t, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं dd/dt। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट के लिए डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोगों का रेट निकल के आ गया। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम लोग का डिफरेंशियल फॉर्म में ये निकल के आ गया। डी डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि स्मॉल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए यूज करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट का यही सब फार्मूला है। अब एवरेज रेट जो है हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग एवरेज रेट को करेंगे। जैसे क्वेश्चन अब करके देखते हैं। जैसे सपोज करिए एक रिएक्शन है हमारे पास, दैट इज़ 2A प्लस B, यहाँ लिखा हमने C प्लस 3D। हो सकता है इसी तरह से तो रिएक्शन लिखते हैं, कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन, यहाँ कुछ ना कुछ तो इसका कोफिशिएंट वैल्यू होगा, तभी तो रिएक्शन बैलेंस हो पाएगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ B वो गिवन है, इज सपोज 2 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है, वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ C या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ D, इन सब को हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, या किसी एक को ही कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए अगर हम लोग इन सब के रेट को बराबर करें तो कैसे लिख सकते हैं, 2A प्लस B प्लस C प्लस 3D ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर इसके रेट को बराबर करना चाहे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ B इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ C इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ D। अगर ऐसे लिखें तो देखिए जितने देर में 1 मोल B का कंजम्पशन होता है उतने देर में 2 मोल A का कंजम्पशन हो जाता है। जितने देर में 1 मोल C का फॉर्मेशन होता है उतने देर में 3 मोल D का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर हम लोग इसको बैलेंस करना चाहें तो इसका कोफिशिएंट वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। अब इन सब का रेट जो है इक्वल हो गया, यानी कि जितने देर में 1 मोल B बनता है उतने देर में 1/2 मोल A बनता है। जितने देर में 1 मोल कंजम्पशन होता है उतने देर में ½ मोल A का कंजम्पशन होता है। जितने देर में 1 मोल C का फॉर्मेशन होता है उतने देर में 1/3 मोल D का फॉर्मेशन होता है। तो अब सबका रेट बराबर हो गया। अब अगर एक का रेट दिया हुआ है, जैसे B का रेट दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना है, अगर फाइंड करना हो RA, तो RA इज इक्वल टू क्या, तो क्या हो जाएगा, RA इज इक्वल टू हो जाएगा RB/2, यानी 2 × 10⁻³ तो 1 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, ऐसे करके बोल सकते हैं हम लोग। इस तरह से RD का वैल्यू निकाल सकते हैं, RC का वैल्यू निकाल सकते हैं, सारे का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई एक गिवन वैल्यू है तो सारे का वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग, फैक्टर्स affecting the rate of reaction। वो फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली 4 ऐसे फैक्टर्स को हम लोगों को पढ़ना है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है फैक्टर इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक ऐसा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। कैसे, उसको समझेंगे बाद में हम लोग। दूसरा फैक्टर जो है दैट इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर एक ऐसा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। तीसरा फैक्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है।
और एक चौथा फैक्टर है दैट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, ये 4 फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। कैसे इफेक्ट करते हैं वो समझते हैं हम लोग। तो उसको समझने के लिए एक थ्योरी है और उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी। अब ये कोलिजन थ्योरी क्या है या कोलिजन थ्योरी से कैसे समझेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, देखिए कोलिजन थ्योरी कहता है कि जैसे सपोज एक कंटेनर है और उसमें रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं। ये रिएक्टेंट है ए बी। तो कोलिजन थ्योरी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सारे रिएक्टेंट अगर रिएक्शन करें तो प्रोडक्ट बन ही जाते हैं। वैसे ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बन पाते हैं या वैसा ही रिएक्शन से प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो पाता है जो रिएक्शन फ्रूटफुल हो। मतलब कि अब जैसे रिएक्शन में एग्जांपल हम लोग करा देते हैं, एक कोई आर्गन है उसका रिएक्शन आयरन से कराएंगे तो कभी प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, इनर्ट गैस है वो। तो रिएक्शन का फ्रूटफुल होना ज़रूरी है। दूसरी बात है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, मतलब उतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। और तीसरा कि जब वो रिएक्शन करते हैं और ये कोलिजन थ्योरी है तो उनका कोलिजन होना चाहिए, और कोलिजन होने के लिए क्या है ना कि उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो 3 कंडीशन कंपलसरी है रिएक्शन के होने के लिए कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्या क्या? तो पहला तो रिएक्शन का फ्रूटफुल होना चाहिए, दूसरा कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास में प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, और तीसरा जो है उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ये 3 फैक्टर होगा तभी जा कर के कोई रिएक्शन हो पाएगा अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। अब हम लोग समझते हैं कि कंसंट्रेशन किस तरह से इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो देखिए कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, इसकी मात्रा। तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दें रिएक्टेंट का, जैसे ए बी और अगर बढ़ गया तो अब कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अब जैसे ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उनके कोलिजन होने की संभावना भी ज़्यादा है, और कोलिजन ज़्यादा बार होगा तो इस तरह का कंडीशन बनने का संभावना भी ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट मिलने की भी संभावना ज़्यादा होगी। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा है ये पार्शियल प्रेशर। अब ये पार्शियल प्रेशर किसको बोलते हैं थोड़ा वो समझ लें। तो देखिए जैसे किसी रूम में बहुत सारे गैस प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा, और उस रूम में गैसों के द्वारा टोटल प्रेशर लगता है, प्रेशर क्रिएट होता है। तो वो जो टोटल प्रेशर है वो इंडिविजुअल गैसों के द्वारा लगने वाले प्रेशर के सम के इक्वल होता है। पढ़े आप लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे करके। तो इंडिविजुअल एक गैस का जो प्रेशर होगा उसको पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ अगर A और B 2 तरह के मॉलिक्यूल हैं तो उसमें A के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ A बोलेंगे, B के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ B बोलेंगे। तो अगर प्रेशर बढ़ा दे तो क्या होगा उसका असर, मॉलिक्यूल आपस में नज़दीक आते चले जाएंगे, और मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे तो उनके कोलिजन होने की संभावना भी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा कोलिजन होगा रिजल्ट मिलने का भी संभावना बढ़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के। तीसरा फैक्टर टेम्परेचर, ये किस तरह से इफेक्ट करता है। तो देखिए ऐसे तो टेम्परेचर को पढ़ने के लिए एक अलग इक्वेशन हम लोग अर्हेनियस इक्वेशन इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल समझ लें। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब एनर्जी बढ़ जाती है, और ज़्यादा एनर्जी होगा तो कोलिजन होने का संभावना भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा कोलिजन होने की संभावना भी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा कोलिजन होगी तो प्रोडक्ट भी हम लोग को ज़्यादा मिलेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के। नेक्स्ट कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या रोल प्ले करता है थोड़ा इसको समझिए। इसको समझने के लिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं कैटलिस्ट को रोल को समझने के लिए। अब एक ग्राफ ड्रॉ किए तो इसमें एक एक्सिस है जिसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे। ये एक्स एक्सिस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो वाई एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करता है
एनर्जी को। एनर्जी जितना ज़्यादा होगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी उस हिसाब से ही होता है। अब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में क्या होता होगा, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना, इसी को तो प्रोग्रेस होना बोलेंगे। रिएक्शन प्रोग्रेस हो रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बन सकता है, वैसे रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट बनते हैं जिनके पास इतनी एनर्जी हो कि ये मैक्सिमम कोई एक पॉइंट है जिसको पार कर सके। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज। और किसी मॉलिक्यूल के पास अगर इतना एनर्जी है, और ये जो एनर्जी बैरियर है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम लोग कह सकते हैं अगर किसी मॉलिक्यूल के पास इतना एक्टिवेशन एनर्जी है कि वो जो ट्रांजिशन स्टेज के बैरियर को पार कर सकता हो, तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। ऐसा समझिए कि सपोज एक हाई जंप में 10 लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हाई जंप में जो बैरियर है वो थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है, तो कुछ लड़के ऐसे होंगे जिनके पास इतनी एनर्जी होगी कि दौड़ के आए और उसको जंप करके पार कर गए। लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे भी तो होंगे कि जिनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इस जंप को पार कर सके। तो अगर इस हाइट को ही रिड्यूस कर दिया जाए तो ज़्यादा लड़के उस पार जा सकेंगे ना। तो यही काम करता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है कि इस ट्रांजिशन स्टेज की एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को ही रिड्यूस कर देता है। तो अब जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, अब ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेज बैरियर जो है वो छोटा हो गया है। तो ये रोल है कैटलिस्ट का। यानी कैटलिस्ट को अगर हम लोग यूज करें तो वो क्या करता है कि ये ट्रांजिशन स्टेज के एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को रिड्यूस कर देगा, जिससे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ी से होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। तो ये कुछ फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के। जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।